सभी बच्चों का वेलकम है। कैसे हो आप सभी? आइए स्टार्ट करते हैं। साइंस को हम स्टार्ट कर चुके हैं। पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद क्लास को आगे स्टार्ट करेंगे। रिवीजन बहुत जरूरी है क्योंकि सब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं, लेकिन क्या है, पढ़ने में तो मजा आता है और पढ़ाने में मजा आता है जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन रिवीजन की वजह से आपका क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बातों को। तो सबसे पहले हमने क्या क्लियर किया है? साइंस को क्लियर किया है। सिस्टमेटिकली नॉलेज को साइंस कहते हैं, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यहाँ आपको 70% कॉम्पिटिशन बायोलॉजी को पढ़ना है और 30% फिजिक्स और केमिस्ट्री को धारण किए हुए हैं। यदि बायोलॉजी की बात करें, जो बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी शब्द देने वाले टेबलिनस और लेमार्क हैं। ठीक है, और बायोलॉजी की जो शाखाएं हैं वो दो शाखाएं हैं, एक जूलॉजी है, एक बॉटनी है। जूलॉजी में जंतु के बारे में स्टडी किया जाता है, बॉटनी में पादप जगत के बारे में स्टडी किया जाता है। पादप जगत क्या है? पेड़ पौधे। जंतु क्या है? मनुष्य है, कुत्ते, बिल्ली, जलीजीव, वो सब चीजें हैं। तो यहाँ पर एक अंकल जी हुए हैं, कौन? अरस्तु। कौन हुए हैं? अरस्तु अंकल। अरस्तु अंकल ने इस प्रकार से सबसे पहले किसी भी जीव के बारे में जो स्टडी की थी, तो अरस्तु ने की थी। अरस्तु अंकल जी ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ एनिमलेनिया लिखी, जिसमें 500 जंतुओं के बारे में बताया। इसलिए न केवल इन्हें बायोलॉजी का पिता कहा जाता है, बल्कि जूलॉजी का भी फादर, पिता कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस अंकल जो हैं वो हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरियम लिखते हैं, पादप जगत के विषय में बताते हैं, इसलिए इन्हें पादप जगत का पिता कहा जाता है। आगे की तरफ हम बढ़े तो साइटोलॉजी, फर्स्ट चैप्टर निकल के आया साइटोलॉजी, क्योंकि चाहे वो जंतु हो या पेड़ पौधा हो, वो सबसे सूक्ष्म जो चीज है जिससे इनका निर्माण हुआ है वो क्या है? सेल है। तो सेल का अध्ययन किस में किया जाता है? साइटोलॉजी में किया जाता है, कोशिका का अध्ययन। इसलिए सबसे पहले चैप्टर जो है वो कोशिका का चैप्टर आएगा, साइटोलॉजी का चैप्टर आएगा। अब कोशिका के बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि कोई भी बीमारी है, या किसी भी आपके हाथ में दर्द है, यहाँ की कोशिका के बारे में जब तक आपको पता नहीं होगा तो दर्द दूर नहीं हो पाएगा। इसलिए कोशिका के बारे में जानना जरूरी था। तो सबसे पहले कोशिका की डेफिनेशन को जाना कि कोशिका है क्या। तो पता चला कि किसी भी जीव की संरचना जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है और उसका एक्टिविटी पार्ट है, जो उसका क्रियात्मक पहलू है, किसी भी जीव की संरचना और क्रियात्मक इकाई, वो सूक्ष्म इकाई क्या है? वो सेल है। वो क्या है? वो सेल है। चाहे वो छोटा सा चींटी हो, छोटा सा दोबड़ा हो, बड़ा सा बरगद का पेड़ हो, या बड़ा सा हाथी और ऊंट हो, सब किससे मिलकर बने हैं? कोशिका से मिलकर बने हैं। क्रियात्मक पहलू, सारी क्रियाएं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किससे होती हैं? कोशिका से होती हैं। जिस प्रकार से भवन के निर्माण में ईंट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ईंट इकाई का कार्य करती है, उसी प्रकार से सबसे पहले कोशिका होगी, कोशिका से ऊतक बनेंगे, ऊतक से ऑर्गन बनेंगे, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी बन जाएगी। कोशिका, ऊतक, अंग तंत्र और शरीर का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार की बातें यहाँ से निकल कर कहां से? इसके डेफिनेशन से, कोशिका की डेफिनेशन है। अब आगे चले तो इसकी खोज स्टार्ट होगी। सबसे पहले जो खोज की किसने? रॉबर्ट हुक अंकल जी ने की। रॉबर्ट हुक अंकल जी ने बताया कि ये मधुमक्खी के छत्ते के आकार की है। इंटरग्रुप में देखा। उन्होंने किस पर रिसर्च किया था? उन्होंने कार्क, जो एक डाट होती है जो केमिस्ट्री लैब में दिखाई देती है, उसको महीन काट कर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसने देखा, तो मधुमक्खी के छत्ते के आकार को पाया। तो रॉबर्ट हुक अंकल जी को श्रेय जाता है कोशिका की खोज का। लेकिन वो क्या है? एक निर्जीव कोशिका की थी। सजीव कोशिका की जो खोज की है वो ल्यूवेन हॉक जी ने की है। ल्यूवेन हॉक और हुक में कंफ्यूजन मत होना। ल्यूवेन हॉक सजीव कोशिका की खोज की है, आपकी और मेरी कोशिका की खोज
के बारे में राइट डायरेक्शन किसने दी? लीवेनहॉक जी ने दी। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं रिवीजन में। तो हमने बताया था कि यहाँ से हिस्ट्री के पश्चात हम आते हैं इसके प्रिंसिपल पर। तो प्रिंसिपल पर हमने आपको कुछ वर्क दिया था, कुछ बच्चों ने वो हमें किया है। देखो लिखना आपको पड़ेगा, यदि पोस्ट बड़ी चाहिए, राजा की पोस्ट चाहिए, यदि आपको आईएएस से बनना है तो आपको लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा। ये मत देखो गलत लिख रहे हो सही लिख रहे हो, आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। तो जब आप शब्दों को जोड़कर, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को रट लेते हैं। जो बच्चे क्या करते हैं, छोटी क्लास हो या बड़ी क्लास हो, क्वेश्चन को रट लेते हैं। और ये तो कंपटीशन है, ये तो आईएएस की तैयारी करा रहे हैं हम आपको। ठीक है, यहाँ तो आपको लिखना पड़ेगा, वरना रट के तो कोई भी आईएएस बन जाएगा नहीं। ना छोटी से छोटी नौकरी नहीं मिलती, ग्रुप डी की रेलवे की नौकरी नहीं मिलने की यदि आप रटना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो आइए लिखते हैं सिद्धांत को। ठीक है, चलिए हमने आपको वर्क दिया था कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत, ये सिद्धांत, ये थ्योरी किसने दी? तो स्लाइडन और स्वान ने। तो लिखेंगे इसमें कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन, स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने किया। एक पेज भर लो, 1.5 पेज भर लो, 2 पेज भर लो। ठीक है, आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, 4 बातों से सारी चीजें लिखेंगे हम। ठीक है, नामक वैज्ञानिक ने किया जिसमें इन्होंने बताया टेस्ट। पहली बात तो इन्होंने ये बताई कि प्रत्येक जीव कोशिका से बना है, कोशिका से मिलकर बना है। कोई भी जीव हो, ठीक है, किसी प्रकार का जीव हो जिसके अंदर श्वास है, वो सब किससे? कोशिका से मिलकर बना है। ठीक है, प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना है, चाहे वो छोटी सी चींटी हो, छोटा सा दुबड़ा घास हो, बड़ा सा बरगद का पेड़ हो, हाथी हो, चील हो, मछली हो, व्हेल मछली हो, या मेंढक हो। ठीक है, प्रत्येक जीव, मनुष्य हो, ठीक है, डायनासोर हो, सब किससे मिलकर बने हैं? कोशिका से मिलकर बने हैं। तो पहला पॉइंट मैंने बताया स्लाइडर ने, प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना है। ठीक है, बना है। बने हैं कर लो, बने हैं, जिन्हें दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलर, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए, अमीबा, पैरामीशियम,
जूते के आकार का होता है, सूक्ष्म आंख से दिखाई भी नहीं देता है, कवक है, कुछ छोटे जीव कवक। ठीक है। नंबर 2, बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय मल्टीसेलर। मल्टीसेलर ये क्या होता है? एग्जाम्पल के रूप में जैसे यू, आप या मनुष्य, मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे। ठीक है। कुत्ता है, बिल्ली है, सभी जीव जंतु। ठीक है, चाहे वो पेड़ हो। ठीक है, ये सब क्या आ जाएंगे? ये बहुकोशिकीय आ जाएंगे। तो नोट कीजिए जल्दी से, ये आपको लिखना था। यही इसी प्रकार से आप लिखने का अभ्यास करोगे तो आप आराम से न केवल वनडे एग्जाम को निकाल लोगे, बल्कि देश की सबसे बड़ी सेवा IAS PCS में भी आप अपना एक अलग मुकाम बना पाओगे। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्शन देने के लिए मैं हूँ, लेकिन मेहनत आपको ही करनी है। चलिए रफ करें इसको, आगे चलते हैं। यदि आप नहीं कर पाए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब आज की बात करते हैं। ये तो रहा वो पहलू जो बेस है, जो GS है, जो बायोलॉजी है। लेकिन यदि आप उसी ढर्रे पर उसी चीजों को पढ़ते रहे जो सबने पढ़ी है, तो फिर आप और उसे विशिष्ट कैसे होंगे? तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी हैं, यहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं। इसी में तो डालेंगे अपवाद, एक्सेप्शंस। क्या एक्सेप्शंस हैं? अभी अभी कोरोना काल आया था, 2019 में कोरोना काल आया था और आपने तहलका मचा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सभी एक कोश के और बहुकोश के जीव होते हैं? क्या सभी एक कोश के और बहुकोश के जीव होते हैं? तो जैसे ये वायरस था, अपवाद में लिखेंगे वायरस। ये ना तो एक कोशिकीय है, ये ना बहुकोशिकीय है, ये ना एक कोशिकीय है, ये ना बहुकोशिकीय है, ये ना सजीव है, ना ये निर्जीव है। जैसे ही किसी सजीव के संपर्क में आता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। सपोज करो मैं यहाँ से एकदम से ऐसे जा रहा था और यहाँ पर कुछ ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पर हल्का से ये दरार हुई है, यहाँ से एकदम से मेरा हाथ कट गया। ठीक है, और यहाँ पर पिछले एक वर्ष से किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया या पढ़ाया भी है तो उसका हाथ नहीं कटा है। यहाँ पर एक क्या है, वायरस बैठा है कोरोना काल का, 2019 का, और वो मेरे संपर्क में आया तो क्या होगा? जैसे मेरे ब्लड के संपर्क में आएगा या मेरी फिंगर के संपर्क में आएगा और मैंने यहाँ से, यदि हम कोरोना की बात करें तो यहाँ से जैसे हल्का हमने ऐसे हाथ लगाया कि ये क्या हो रहा है, और वो नोज के पास में से आया तो अंदर एंट्री कर जाएगा और मेरे जो श्वास सिस्टम है उसको क्या कर देगा? डिस्टर्ब कर देगा और मैं इफेक्टेड हो जाऊंगा कोरोना से। ठीक है, तो ये क्या है? वायरस क्या है? न ये सजीव होता है न निर्जीव होता है, ये बीच की कड़ी होता है। तो अपवाद में लिखेंगे वायरस, लिखेंगे यह किसी कोशिका से नहीं बना होता, इसमें न्यूक्लिक अम्ल
डीएनए या आरएनए पाया जाता है, डीएनए या आरएनए पाया जाता है। यह जैसे ही किसी सजीव के संपर्क में आता है, यह जैसे ही किसी सजीव के संपर्क में आता है, जो हार्ड वर्ड है मैं यहां लिख दूंगा, ये जैसे ही किसी के सजीव के संपर्क में आता है तो सजीव हो जाता है, अथवा लाखों करोड़ों वर्ष तक निर्जीव अवस्था में पड़ा रहता है, अथवा लाखों करोड़ वर्षों तक निर्जीव अवस्था में पड़ा रहता है। ठीक है, तो ये क्या रहा, ये एक्सेप्शन रहा। हमने कहा प्रत्येक जीव किससे बना है, कोशिका से बना है, प्रत्येक जीव कोशिका से बना है, लेकिन ये एक ऐसा जीव है जो कोशिका से नहीं बना होता है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए होता है, लाखों वर्ष तक ये निर्जीव अवस्था में भी रह सकता है, और जैसे किसी सजीव के संपर्क में आएगा तो उसी से क्या है, अपना पोषण ले लेगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नीचे लिखेंगे प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई होती है। प्रत्येक कोशिका, नीचे लिखेंगे प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई होती है, परंतु फिर भी वह मिलकर कार्य करती है। ठीक है, आइए चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ये प्रिंसिपल उन्होंने दिया, इन्होंने स्लाइडेन और स्वान जी ने। अब बात करते हैं, टॉपिक डालेंगे इसमें कोशिका का आकार, कोशिका का साइज कैसा है। आकार, अब कोशिका का साइज कैसे हो सकता है भाई, कोशिका का कोई निश्चित साइज हो सकता है नहीं। जरा सी चींटी है तो इसका आकार अलग है, तुम हो, तुम्हारा साइज अलग है। ठीक है, तुम्हारे पापा का साइज अलग है, तुम्हारे पड़ोसी का साइज अलग है। ठीक है, बरगद का पेड़ है तो उसका साइज अलग है। तो कोशिका किसी एक साइज की नहीं हो सकती, मछली का साइज अलग है, व्हेल मछली का साइज अलग है। तो कोशिका का कोई एक निश्चित आकार नहीं हो सकता। इसके 0.1 से लेकर 0.5 तक जो आकार है इसका कितना है, 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोन तक, mm तक इसका साइज होता है। सबसे बड़ी कोशिका जो है वो 130 बाई, ये कितना का होता है, वो 130 बाई 170, 130 बाई 170 शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो इसकी होती है। इसमें लिखेंगे आकार में, लिखेंगे कोशिका का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, कोशिका का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यह 0.1 से 0.5 माइक्रोन तक हो सकती है, सबसे बड़ी कोशिका 170 बाई 130 शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की हो सकती है। अब यदि हम साइज की बात करें, कैसा साइज हो सकता है, ये भी क्या है, ये भी कोशिका है। ठीक है, ये भी कोशिका है। यदि मैं चकोर बना दूं और कह दूं ये कोशिका है तो ये भी कोशिका है, तो लिख लीजिए ये क्या है, ये कोशिका का आकार है। ठीक है, ये कोशिका का आकार है। अब यदि अध्ययन की दृष्टि से देखें, यदि हम स्टडी की दृष्टि से देखें, यदि हम सिलेक्शन की दृष्टि से देखें, तो इसको दो प्रकार से अध्ययन किया जाता है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें
सेल के भाग। अगला साइज क्लियर हुआ, कोई साइज नहीं है। क्वेश्चन जो आया हुआ है ये आया कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो ऑप्शन में से तुम काटना मिलेगा, वगैरह वो नहीं पूछने का आपसे। ठीक है, नेक्स्ट बात चलते हैं कोशिका के भाग। यहां से आपके रियल स्टडी स्टार्ट है, कोशिका के भाग। अब इस कोशिका को जो हमने बनाया था उसके भागों को हम दो प्रकार से स्टडी करेंगे। कोशिका के भाग दो प्रकार से स्टडी करेंगे। पहला पार्ट ये जो बताया है तो एक पार्ट तो क्या है ये है बाह्य पार्ट। ठीक है, ये बाह्य पार्ट है, बाह्य भाग। और दूसरा पार्ट है ये आंतरिक भाग, आंतरिक भाग। ठीक है, इस आंतरिक भाग को, जो आंतरिक भाग है, इस भाग को क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। और ये जो बाह्य पार्ट है इसको बोलते हैं सुरक्षात्मक आवरण, सुरक्षात्मक आवरण। ठीक है, कोशिका के भाग लिखेंगे तो ये डिजाइन बनाएंगे, ये आकृति बनाएंगे, किसी प्रकार का बना सकते हैं, चकोर बना सकते हैं। कोशिका के भाग कितने हैं, दो हैं। ठीक है, कौन कौन सा है, एक तो बाह्य भाग, दूसरा आंतरिक भाग। जो आंतरिक भाग है उसे क्या कहेंगे, जीव द्रव्य कहेंगे। ये है अंदर का भाग, ये है, ये ब्लू कलर का जो है ये अंदर का भाग है, इसे क्या बोल रहे हैं, जीव द्रव्य बोल रहे हैं। और ये बाहर का भाग है, ये एक पार्ट हमने ये बनाया, ये अंदर की एक लाइन और ये बाहर की एक लाइन, इन दो पार्ट से मिलकर ये बाह्य भाग बना। इसे सुरक्षात्मक आवरण कहते हैं, प्रोटेक्टेड लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेड लेयर कहते हैं। आइए इनका स्टडी स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आपका डायग्राम बन गया हो तो फिर बताइए। ठीक है, पॉइंट डाल लीजिए बाह्य भाग, टॉपिक डाल लीजिए बाह्य भाग। बाह्य भाग सुरक्षात्मक आवरण, सुरक्षात्मक आवरण। हमने इसको, जो सुरक्षात्मक आवरण है, हमने इसको टू पार्ट में बनाया। ठीक है, टू पार्ट में बनाया। ये पहला जो पार्ट है, ये पहला जो पार्ट है जो प्रोटेक्टिव लेयर का है, इसे क्या कहेंगे, और ये जो आंतरिक पार्ट है इसे क्या कहेंगे, दोनों को मिलाकर तो क्या बोलते हैं, सुरक्षात्मक आवरण बोलते हैं। इसे बोलते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। जैसे कहते हैं ना, जब कोई ज्यादा शैतानी करता बच्चा गांव में, कहते ज्यादा मत परेशान करो वरना भीत में देके मारूंगा। दीवार है बाहर की, जो बाहर की दीवार होती है वो क्या है, वो कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, और अंदर क्या होता है, कोशिका झिल्ली होती है। जैसे हम बात करेंगे, कोई वृक्ष है, कोई वृक्ष है, तो ये बाहर का जो पार्ट है, ये बाहर का पार्ट क्या है, ये कोशिका भित्ति है। ठीक है, ये कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति है। और जो इसके अंदर जो लेयर है वो क्या है, वो कोशिका झिल्ली है। ठीक है, कोशिका झिल्ली है। क्लियर बात। तो सुरक्षात्मक आवरण में ये डायग्राम बनाइए और फिर इसमें इन बातों को लिपिबद्ध कर लेते हैं। जल्दी से कीजिए। ठीक है, हो गया। तो ये जो चीज है, जो कोशिका झिल्ली है, ये आंतरिक भाग है, और कोशिका भित्ति जो है ये बाह्य भाग है।
अब ये जो कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका झिल्ली से संबंधित यहाँ पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसको रफ कर दीजिए, इसको रफ कर दीजिए। तो ये जो कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, पेड़ सबसे पहला पॉइंट तो यही है, आपने लिखा सुरक्षात्मक आवरण, अब इसमें कोशिका झिल्ली लिख दिया, कोशिका भित्ति लिख दिया, ठीक है। तो पहला पॉइंट बनाइए आप इसमें कोशिका भित्ति, पहला टॉपिक बनाइए कोशिका भित्ति। जो फर्स्ट है कोशिका भित्ति, अब कोशिका भित्ति में सबसे पहले आप एक वृक्ष को बना लीजिए, ठीक है, एक वृक्ष को बना लीजिए। और ये चीज क्या है, ये कोशिका भित्ति है, क्या है, कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति पेड़ का जो बाहर का भाग होता है, ठीक है। अब ये जो कोशिका भित्ति है ये किस चीज की बनी होती है, तो ये बनी होती है, ये कोशिका भित्ति है तो ये सेल्यूलोज से बनी है, किससे, सेल्यूलोज से बनी है, किससे बनी है, सेल्यूलोज से बनी है। और सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं, ये पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। और इसके निर्माण में मैग्नीज, ठीक है, सेल्यूलोज के निर्माण में, ठीक है, मैग्नीज की Mn, मैग्नीज की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मैग्नीज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सेल्यूलोज के निर्माण में मैग्नीज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो ये चीज नोट कर लीजिए। कोशिका भित्ति में ये डायग्राम बनाना है, ये बाहर का जो आवरण होता है कोशिका भित्ति होता है वृक्षों में, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार, ये जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। और सेल्यूलोज क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये इसके निर्माण में, सेल्यूलोज के निर्माण में मैग्नीज की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन आपने देखा होगा जैसे बरसात में इस प्रकार की छतरी सी उग जाती है, इस प्रकार की छतरी सी उग जाती है वेस्ट जंगल के आसपास, जिसे क्या बोलते हैं, कुकुरमुत्ता बोलते हैं। तो यदि उसको ऐसे टच करेंगे या हवा का झोंका आएगा, ऐसे क्या है, वो गिर भी सकता है, ठीक है। तो क्या सभी प्रकार के जो पादप हैं उनकी बाहर की चीज वो सेल्यूलोज से बनी होती है, नहीं, ये जो है ये काइटिन प्रोटीन की बनी होती है। जो कवक होते हैं, तो कवक की बाहर का जो आवरण होता है वो काइटिन प्रोटीन का बना होता है। इसका काइटिन प्रोटीन का बना होता है, ये सेल्यूलोज का नहीं होता है, काइटिन प्रोटीन का बना होता है। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर एग्जाम में आपको फांसेगा, ठीक है। यहाँ पर पूछेगा कि जो मानव है, क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, ये जो मानव है, तो मानव, ठीक है, तो मानव का जो ये हैंड है, और यहाँ पर ये जिसका नेल है, यहाँ पर इसके जो नाखून है, जो इसका ये नाखून है, ये किस चीज का बना होता है, तो क्या ये काइटिन प्रोटीन का बना होता है, नहीं, ये केराटिन प्रोटीन का होता है। किसका, ये केराटिन होता है। तो जो बाह्य कंकाल है, ये बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है। ये क्या है, बाह्य कंकाल, मानव का बाह्य कंकाल जो होता है, बाह्य कंकाल जिसमें नाखून और बाल,
जिसमें नाखून और बाल को रखा जाता है, तो वो क्या है, वो केराटिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो इन सब बातों को आप यदि पिक्टोग्राम मेथड में ही समझ सकते हैं तो पिक्टोग्राम मेथड में समझ लेना, अदरवाइज लिखना चाहो तो लिख लेना। ठीक है, लिखना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, वो स्किन में भी जो स्किन होती है, रेड कलर ले लेते हैं, जो त्वचा होती है वो भी केराटिन प्रोटीन की होती है, जो नाखून होते हैं वो भी, और जो बाल होते हैं वो भी केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, तो क्या बताया कोशिका भित्ति में, सुरक्षित वातावरण दो प्रकार का है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के विषय में कल बात करेंगे, यहाँ कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। जो पादप होते हैं, तो पादप का बाह्य जो आवरण है वो क्या है, वो कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका भित्ति कहलाता है, वो किससे बनता है, सेलुलोज से बनता है। सेलुलोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। और सेलुलोज के निर्माण में मैग्नीज की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अब जो कवक होते हैं, कवक का जो बाह्य आवरण होता है, कोशिका भित्ति होती है, वो काइटिन प्रोटीन की बनी होती है। अब काइटिन जैसे क्या है, केराटिन भी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि जो बाल हैं वो किस प्रोटीन से बने होते हैं। ऑप्शन में काइटिन जरूर देगा, लेकिन आपको केराटिन ध्यान रखना है। केराटिन प्रोटीन के से बाल बने होते हैं, त्वचा बनी होती है और नाखून बने होते हैं। नाखून और बाल को बाह्य कंकाल की श्रेणी में दिया गया है। हालांकि ये सारी बातें बाद में आपको पढ़ाई जाएंगी। बाह्य कंकाल, ठीक है, ये आपका एक तो बाल हो गया और एक ये नाखून हो गया। ठीक है, तो ये पिक्टोग्राम मेथड मैंने आपको बता दिया है, आप इसको एलिजिबल कर लेना और जरूर मेरे उस नंबर पर आप इसको लिखकर भेजना। ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। धन्यवाद। कोई समस्या हो तो कॉल कर लेना।